Hello and welcome to Filler Form. I am Alim Akhtar, sociology teacher at Filler Form. So अभी हम लोग यूनिट 7 कर रहे हैं जिसका हम लोग पार्ट 3 आज करेंगे। इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी पार्ट 3 आज हम लोग करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने फिलर फॉर्म अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए अनाउंसमेंट है कि 1 नवंबर से क्रेश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग 10 यूनिट के रिवीजन भी करेंगे, उसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी करेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह होंगे उसमें। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें क्रेश कोर्स को 1 नवंबर से, जिसमें आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे सारी क्लास के, और प्लस आपको रिवीजन की क्लास मिल जाएगी, पूरी लाइव क्लासेस, और रिकॉर्डेड क्लासेस तो उनको मिल ही जाएंगी पूरी। दूसरी चीज़ ये है कि पीवाईक्यूज भी हम लोग करेंगे उसमें, और मॉक टेस्ट वगैरह भी होंगे। और दोनों कोर्स अगर आप फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों खरीदते हैं तो आपको 1400 का पड़ेगा, जिसमें आपको पेपर 1 की फर्स्ट बुक जिसमें सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। और आप मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया किया है उनके लिए बेस्ट ऑफर है, अभी वो ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी पार्ट 3। इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक है द कैनकन एग्रीमेंट। द कैनकन एग्रीमेंट, कानकुन समझौता जिसको कहा जाता है। ठीक, द एग्रीमेंट रीच्ड ऑन December 11 इन कैनकन, मैक्सिको। कैनकन कहाँ की जगह है? मैक्सिको की जगह है। वहाँ पे 11 दिसंबर को ये एग्रीमेंट हुआ था एट द 2010 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज। कब हुआ था? एक यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज पे एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 2010 में, जिसमें ये एग्रीमेंट पास किया गया। 2010 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में 11 दिसंबर को कानकुन मैक्सिको में हुए समझौते। ठीक, ये समझौता कब हुआ था? 11 दिसंबर को हुआ था, कानकुन में हुआ था, जो मैक्सिको में है। ठीक, और ये 2010 में हुआ है। 2010 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में हुआ था। ठीक, तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज के टाइम पे ये एग्रीमेंट किया गया। ईयर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कब जो है कैंकन एग्रीमेंट किया गया था। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये 11 दिसंबर को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कैंकन में हुआ था। तो ये चीज़ है, क्योंकि नाम में ही कैंकन है, तो आप जो है आसानी से बता सकते हैं कि कैंकन जो मैक्सिको में पाया जाता है। और ये किसका पार्ट था? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज का पार्ट। ठीक, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का ये पार्ट, उसी के हिस्से के तौर पे ये एग्रीमेंट किया गया। Conference represent key steps forward in capturing plants
plans to reduce greenhouse gas emissions and to help developing nations protect themselves from climate impact and build their own sustainable future। ठीक। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, कैंटन एग्रीमेंट में जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस का सबसे की स्टेप कौन सा था? ये था कि ऐसे प्लान्स को लाया जाए, ऐसे प्लान्स को कैप्चर किया जाए जो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करते हो, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम किया जा सके, जिससे ऐसे कुछ प्लान लाए जाए जिस प्लान से ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन हो रहा है उसको कम किया जाए और हेल्प किया जाए डेवलपिंग नेशंस को। जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको हेल्प किया जाए टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम क्लाइमेट इम्पैक्ट, ताकि जो है, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं या अंडर डेवलप्ड नेशन है, उनके अंदर ही सबसे ज़्यादा जो है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर होता है। तो जो भी डेवलपिंग नेशन है उनको हेल्प किया जाए कि वो क्लाइमेट इम्पैक्ट से वो अपने आप को बचा सकें एंड बिल्ड देयर ओन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, और अपना खुद का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल फ्यूचर जो है, बिल्ड देयर ओन सस्टेनेबल फ्यूचर, और अपना एक सस्टेनेबल फ्यूचर डेवलप कर सकें। ठीक, तो डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलपिंग नेशंस को हेल्प किया जाए ताकि वो अपने जो भी क्लाइमेट की वजह से जो इम्पैक्ट हो सकते हैं उससे अपने आप को बचा सकें और अपने खुद के फ्यूचर सस्टेनेबल फ्यूचर को डेवलप कर सकें, अपने खुद के सस्टेनेबल फ्यूचर को डेवलप कर सकें। ठीक, सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और विकासशील देशों को जलवायु प्रभावों से खुद को बचाने और अपने स्वयं के टिकाऊ भविष्य बनाने में मदद करने की योजनाओं को पकड़ने में महत्वपूर्ण कदमों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में ये कहा गया कि कुछ ऐसे कदम के बारे में बात की जाए, ऐसे कुछ प्लान्स लाए जाए कि जिससे क्या हो कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है उसको कम किया जा सके, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है उसको कम किया जा सके, और जो विकासशील देश है, जो भी विकासशील देश हैं उनके अंदर जो भी जलवायु प्रभाव हैं, क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं या अविकसित देश होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जलवायु प्रभाव होता है, क्योंकि उनके यहाँ हेल्थ फैसिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है या और भी बाकी फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी नहीं होती हैं कि वो अपने आप को जलवायु प्रभाव से बचा सकें। तो ऐसे देश, ऐसे नेशन जो जलवायु प्रभाव से खुद को नहीं बचा सकते, वो इस काबिल नहीं है कि खुद को बचा सके, तो उनकी हेल्प की जाए। इस सम्मेलन में ये कहा गया था कि उनकी मदद की जाए कि वो अपने आप को जो भी जलवायु प्रभाव हैं उससे बचा सके और अपना एक टिकाऊ भविष्य जो है वो बनाने में बना सके, ठीक, अपना एक टिकाऊ भविष्य बना सके। अब इस प्लान के साथ, इस योजना के तहत जो भी अलग अलग कदम है उसके बारे में बात की गई थी इस सम्मेलन में। तो ये याद रखिएगा कि कैंटन एग्रीमेंट जो था वो मेन किसके बारे में था? वो ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में, ग्रीन हाउस गैस के बारे में मेन एग्रीमेंट था कैंटन एग्रीमेंट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कौन से गैस के बारे में या कौन सी टॉपिक के बारे में कैंटन एग्रीमेंट हुआ था। तो टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को कम करने की, ये चीज़ याद रखिएगा। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? समझौते के मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो समझौता हुआ था यानी कि कैंटन समझौता जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कैंटन एग्रीमेंट जो हुआ था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस्टेब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग ह्यूमन जनरेटेड ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक, over time to keep the global average temperature rise below 2 डिग्री। ठीक, सो तो ये जो एग्रीमेंट था, कैंटन एग्रीमेंट था, इसका जो मेन एम था कि ह्यूमन जनरेशन, ह्यूमन की वजह से जो भी ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट हो रहे हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या ह्यूमन की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट हो रहे हैं उसके इमिशन को कम किया जाए ओवर टाइम, मतलब कि कुछ वक्तों में। ठीक, ताकि जो है जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ रहा है हर साल आपने देखा होगा कि जो अर्थ है उसका टेम्परेचर हर साल इंक्रीज होता है। ठीक, तो ये जो है
इसका मेन एग्रीमेंट यही था कि ग्रीन हाउस गैसेस को इस लेवल तक कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को इस लेवल तक कम किया जाए कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़ पाए। ठीक, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़ पाए। ठीक, क्योंकि बाकी दिनों में क्या होता था, इससे पहले क्या होता था, 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ता था या 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक, ये एम था इस कैंटन एग्रीमेंट का, ये ऑब्जेक्टिव था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, वो टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़ पाए, ये एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो ये एग्रीमेंट ही ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड था और ये उसको रोकने के लिए था कि जो भी ह्यूमन जनरेटेड ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन हो रहा है उसको कम किया जाए। ठीक, समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था, वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखने के लिए समय के साथ मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए स्पष्ट उद्देश्य स्थापित है। तो ये इनका जो इस एग्रीमेंट का, इस समझौते का सबसे स्पष्ट उद्देश्य क्या था कि जो भी मानव के द्वारा जो भी ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन हो रहा है, मानव के जरिए, मानव की गतिविधियों के जरिए जो भी ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन हो रहा है उसको कम से कम किया जाए और जो भी वैश्विक औसत तापमान बढ़ रहा है वो 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े। ठीक, जो भी वैश्विक औसत तापमान बढ़ रहा है यानी कि पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है वो 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े, इस एग्रीमेंट में यही बात की गई थी। तो ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में डिग्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये 2 डिग्री की बात की गई थी, क्योंकि 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक, तो कैंकन एग्रीमेंट का यही ऑब्जेक्टिव था मेन कि ग्रीन हाउस गैसेज को कम करके जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको 2 डिग्री से नीचे लाया जाए। ठीक, assist the particularly vulnerable people in the world to adapt to the inevitable impact of climate change। तो जो ऐसे लोग हैं जो मतलब क्लाइमेट चेंज से अपने आप को जो है, क्लाइमेट चेंज को झेल नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग जो क्लाइमेट चेंज को झेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जो है रिसोर्सेज उतना नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज को एडॉप्ट कर पाए। ठीक, तो जो वल्नरेबल पीपल है यानी कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जिनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है उनको मदद किया जाए ताकि वो जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उससे अपने आप को बचा सके या उसके प्रति जो है वो अपने आप को एडॉप्ट कर सके, उसके उस क्लाइमेट चेंज को एडॉप्ट कर सके। ठीक, तो दोनों तरीके से ऐसे करना है, या तो वो बचाना है उनको क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी इम्पैक्ट हो रहा है उससे, या उनको एडॉप्टेशन के लिए उनको असिस्ट किया जाना चाहिए, उनकी मदद की जानी चाहिए कि वो जो है एडॉप्ट कर सकें क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य प्रभावों के अनुकूल होने के लिए दुनिया भर में विशेष रूप से कमजोर लोगों की सहायता करना। तो जो दुनिया भर में विशेष रूप से कमजोर लोग हैं, तो यहाँ पे कमजोर का मतलब यही है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जिनको सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक, क्योंकि उनके पास जो है रिसोर्सेज नहीं है, साधन नहीं है कि अपने आप को बचा सके या अपने आप को उसके अनुकूल बना सके। तो जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से जो भी कमज़ोर लोग हैं उनकी सहायता करना कि वो अपने आप को जो भी जलवायु परिवर्तन की वजह से जो भी प्रभाव हो रहे हैं, ठीक, उसके अनुकूल अपने आप को ढाल सके या उनसे अपने आप को बचा सके, इस तरह की जो है उनकी सहायता की जानी चाहिए। ठीक, तो ये कैंकन एग्रीमेंट का यही मानना था कि उनकी सहायता इस तरह से की जानी चाहिए कि जो भी कमज़ोर लोग हैं जो अपने आप को जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूल नहीं बना सकते और वो उसके प्रभाव को नहीं झेल सकते, उनको इसमें सहायता की जानी चाहिए। ठीक, प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट विच आर अ मेजर रिपोजिटरी ऑफ कार्बन। ठीक, तो कहते हैं कि जो वर्ल्ड फॉरेस्ट है, दुनिया में जो भी फॉरेस्ट है, ये भी एम था कैंकन एग्रीमेंट का कि जो भी वर्ल्ड में फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, कार्बन को यूज करते हैं, वो डिपोजिट करते हैं कार्बन को अपने अंदर। ठीक, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही इस्तेमाल करके जो भी उनके फूड वगैरह होते हैं वो बनाते हैं। ठीक,
जो अपना वो फूड वगैरह बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ही बनाते हैं। ठीक, तो इसीलिए जो है फॉरेस्ट को बचाया जाए ताकि जो भी एयर में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है उसको ये फॉरेस्ट इस्तेमाल कर ले और एयर में जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक, तो जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होगा उतना एयर में कार्बन की क्वांटिटी कम होगी और उतना वो कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन रहेगा एयर में। तो इसीलिए ये एम था कि जो फॉरेस्ट है उसको बचाया जाए। ठीक, उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाए। दुनिया के जंगलों की रक्षा करें जो कार्बन का एक प्रमुख भंडार है। ठीक, तो दुनिया के जंगलों की रक्षा करें जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख भंडार है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेता है। तो जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक, जब कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये भी ग्रीन हाउस गैस हाँ, के तौर पे काम करने लगता है। ठीक, इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल कौन करता है? जो पेड़ पौधे होते हैं वही करते हैं। ठीक, क्या करने के लिए? अपना अपने जो भी उनकी फंक्शनिंग है बॉडी की वो करने के लिए, उन वो सारे प्रोसेस करने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जंगलों को बचाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस्तेमाल हो जाए। ठीक, और उससे नुकसान ना हो। Build up global capacity, especially in developing countries, to meet the overall challenge. ठीक, एक ग्लोबल कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए, मतलब कि जो एक कैपेसिटी होना चाहिए कि जो भी चैलेंजेस आए उसको झेल सके, उसको कंट्रोल कर सके। ठीक, तो ये ओवरऑल ग्लोबल कैपेसिटी जो है वो बिल्टअप करना चाहिए, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें। ठीक, तो ये कैपेसिटी डेवलप करना कि जो भी चैलेंजेस हैं उनको झेल सकें, उनको उनके प्रति जो है वो अडॉप्ट कर सकें। ठीक, उसको अडॉप्ट कर सकें या उनको झेल सकें। इसके लिए एक कैपेसिटी डेवलप करना, खास तौर से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए। ठीक, खास तौर से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए। तो ये ज़रूरी है कि ये कैपेसिटी डेवलप हो उनके अंदर, और ये ग्लोबल कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब सारे लोग मिल के एक कैपेसिटी डेवलप करना चाहिए। ठीक, समग्र चुनौती का सामना करने के लिए विशेष रूप से विकासशील देशों में वैश्विक क्षमता का निर्माण करें। तो एक ऐसी वैश्विक क्षमता का निर्माण करें, खासतौर से जो विकासशील देश है, जो भी चुनौतियां आती हैं, जो भी आ, चुनौतियां आती हैं उसका सामना करने में सक्षम है। ठीक, तो ऐसी ऐसी वैश्विक क्षमता का निर्माण करना चाहिए, खासतौर से किसमें? जो विकासशील देश हैं उन जगहों पर। ठीक, ताकि जो भी समग्र चुनौतियां हैं उसका सामना वो लोग कर पाए। ठीक, जो भी समग्र चुनौतियां हैं उसका सामना आसानी से वो लोग कर पाए। तो ये सारे एम थे कैनकम एग्रीमेंट के, और कैनकम एग्रीमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक, तो मेन एम जो था कैनकम एग्रीमेंट का वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम करना और 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है जो टेम्परेचर राइज है उसको लाना है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर 1997। ये भी 11 दिसंबर को अडॉप्ट किया गया था 1997 में। ओविंग टू कॉम्प्लेक्स ratification process, it entered into force on 16 फरवरी 2005। ठीक, अडॉप्ट तो कर लिया गया था इसको 11 दिसंबर 1997 में ही, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस की वजह से जो है ये अडॉप्ट, मतलब इसको जो है लागू नहीं किया जा सका। और ये लास्ट में कब लागू हुआ? 16 फरवरी 2005 को, यानी कि तकरीबन 8 साल के बाद, तकरीबन 7 साल के बाद। 11 दिसंबर के बाद तो जनवरी ही आ जाता है, के बाद दिसंबर के बाद, तो 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ, यानी तकरीबन 7 साल के बाद। ठीक, तकरीबन 7 साल के बाद क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। ये 11 दिसंबर को, वैसे तो 11 दिसंबर 1997 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की वजह से इसको लागू किया जा सका 16 फरवरी 2005 को। करंटली देयर आर 192 पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। अभी जो है 192 पार्टीज हैं क्योटो प्रोटोकॉल में। पार्टीज मतलब कंट्रीज जो शामिल हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल में, वो 192 कंट्रीज। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि 192 कंट्रीज हैं क्योटो प्रोटोकॉल में।
क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। ठीक, एक जटिल अनुसमर्थन प्रक्रिया के कारण ये 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल के लिए 192 पक्षकार। ठीक, तो ये 11 दिसंबर 1997 को तो अपना लिया गया था, इसको क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को अपना लिया गया था, लेकिन बहुत जटिल अनुसमर्थन प्रक्रिया के कारण ठीक बहुत सारी प्रक्रियाएं करना होता है इसमें, और ये सारी प्रक्रियाएं जो है बहुत जटिल होती हैं, इस वजह से इसमें टाइम लगा और ये लास्टली इसको 16 फरवरी 2005 को लागू किया जा सका। ठीक, तो तकरीबन 7 साल के बाद, पास होने के 7 साल के बाद इसको लागू किया जा सका। और अभी वर्तमान में इसके जो पक्षकार हैं, यानी कि जितने लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल में हिस्सा लिया है अभी तक, वो 192 हैं, यानी कि 192 कंट्रीज जो है वो इसमें शामिल है क्योटो प्रोटोकॉल में। तो ये सारे डाटा आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जनरली जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डाटा वगैरह से ही पूछा जाता है। वन मिनट। ठीक है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड जितनी भी डेट्स हैं और जो भी मतलब डाटा है, वो सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि 11 दिसंबर 1997 को पास किया गया था, इसको अपनाया गया था, लेकिन बहुत जटिल प्रक्रिया की वजह से 16 फरवरी 2005 को इसको लागू किया जा सका। अभी वर्तमान में 192 पक्षकार हैं इसके। ठीक है, वर्तमान में इसके 192 पक्षकार हैं क्योटो प्रोटोकॉल के। Kyoto Protocol operationalizes the United Nations Framework Convention on Climate Change by committing industrialized countries and economies in transition to limit and reduce greenhouse gases emissions in accordance with agreed individual targets. ठीक, तो क्योटो प्रोटोकॉल भी किससे रिलेटेड था? ग्रीन हाउस गैसेस से ही रिलेटेड था। और ये जो है क्या करता है? ऑपरेशनलाइज करता है किसको? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, तो ये इसको ऑपरेशनलाइज करता है बाय कमिटिंग इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, यानी कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, ऐसी कंट्रीज को डायरेक्ट किया गया कि कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस को का इमिशन जो है किया जाए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस को जितना कम किया जाएगा उतना जो है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कम होगा। ठीक, तो इसको ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट किया जाए और उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक, ताकि जो है इसका जो इमिशन अगर कम होगा तो इमिशन कम के साथ जो है जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी कम होगा। इसीलिए ज़्यादातर इसमें फोकस किया गया था ग्रीन हाउस गैसेस को के इमिशन को कम करने के लिए, और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में इंडस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये डर था कि वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा मात्रा में उसका इमिशन हो रहा होगा, जिसकी वजह से जो है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ सकती है। ठीक, और एक एग्रीड टारगेट पे उसको लाके रखा गया था। एग्रीड टारगेट किसको कहते हैं? एग्रीड टारगेट मतलब कि जो भी वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था कि कितना कम करना है,
वो उस एग्रीड टारगेट पे सारे लोगों ने उसके अकॉर्डिंग ही काम किया। एक मिनट। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल सहमत व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुसार, ठीक, तो जो सहमति वहां पे तय हुई थी उसी के लक्ष्यों के अनुसार ही ग्रीन हाउस गैस, तो जो भी ग्रीन हाउस गैस थे उसके उत्सर्जन को सीमित करने और कम करने के लिए, तो उसका जो उत्सर्जन हो रहा है उसको सीमित करने के लिए या कम करने के लिए जो औद्योगिक देश और अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिबद्ध करके जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का संचालन करता है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का संचालन करता है, ताकि जो है जो औद्योगिक देश हैं उनके यहाँ जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको सीमित किया जाए या कम किया जाए। ठीक, जो भी एक एग्रीड लक्ष्य थे, जो भी एक तयशुदा जो भी सहमति वाले जो लक्ष्य बनाए गए थे, मतलब जिस पे सारे लोगों की सहमति तय हुई थी, उसी लक्ष्य पे पहुंचने के लिए ये सारी चीजें की गई। In its Annex B, the Kyoto Protocol sets binding emission reduction target for 37 industrialized countries and economies in transition in the European Union. ठीक, तो उसके अपने जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके बहुत सारे एनेक्स हुआ करते हैं, बहुत सारे पॉइंट हुआ करते हैं। उसके एनेक्स बी में क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या किया था, बाइंडिंग किया था इमिशन रिडक्शन टारगेट फॉर 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। तो तकरीबन 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज पे ये बाउंडेशन लगाई गई थी कि वो रिड्यूस करें ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को, एंड जो भी इकोनॉमी इन ट्रांजिशन है उसको, ठीक, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं चाहे इकोनॉमी इन ट्रांजिशन है, उन सबको बाउंड किया गया था ताकि वो रिड्यूस करें, ठीक, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज उनके यहाँ ग्रीन हाउस गैसेज का जो भी इमिशन हो रहा है उसमें से। एंड द यूरोपियन यूनियन, ठीक, अपने अनुलग्नक बी में क्योटो प्रोटोकॉल 37 औद्योगिक देशों और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक, तो कितना कम करना है उसका लक्ष्य निर्धारित करता है कि कितना जो है ग्रीन हाउस गैसेज को के उत्सर्जन को कम करना है उसका लक्ष्य निर्धारित करता है, और इसमें तकरीबन वो 33 औद्योगिक देश रखता है और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो रखता है, और तकरीबन यूरोपीय संघ जो है उस पूरे को इसमें रखता है। ठीक, ये लोग जो है कम से कम ग्रीन हाउस गैसेज को का उत्सर्जन जो है वो करेंगे। ठीक, तो ये अपने एनेक्स बी में ये बताया गया, उसमें अनुलग्नक बी में बताया गया, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुलग्नक बी में बताया गया। Overall, these targets add up to an average 5% emission reduction compared to 1990 level over the 5-year period 2008 to 2012, the first commitment period. ठीक, तो क्योटो प्रोटोकॉल का पहला कमिटमेंट पीरियड कौन सा था, 2008 से 2012 तक। ठीक, तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि क्योटो प्रोटोकॉल का पहला कमिटमेंट का पीरियड क्या क्या था, तो वो 2008 से 2012 तक था। ठीक, ये आपके फर्स्ट पेपर में भी काम आएगा क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक यूनिट है पूरी। ठीक, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। तो 2008 से 2012 तक पहला कमिटमेंट पीरियड था। ठीक, और तकरीबन इसमें जो टारगेट रखा गया था कि 5% तक कम किया जाए। ठीक, जो भी इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेज का, उस गैसेज के इमिशन को कम से कम 5% तक कम किया जाए टू 1990 लेवल ओवर द 5-year पीरियड। 5 साल के पीरियड में, यानी कि 2008 से 2012 के अंदर
आपको 5% गैस इमिशन जो है, ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन को रिड्यूस करना है। ठीक, ये टारगेट था, ये पहला टारगेट। ठीक, द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कब स्टार्ट होता है? 2008 से 2012 तक स्टार्ट, 12 तक रहता है। ठीक, 5 साल का। और इस 5 साल में कम से कम 5% जो है गैस इमिशन को कंट्रोल करना है। कुल मिलाकर ये लक्ष्य 2008-2012 की 5 साल की अवधि पहली प्रतिबद्धता अवधि थी। तो पहली प्रतिबद्धता अवधि थी 2008 से 2012 तक, और ये अवधि 5 साल की थी। ठीक, इसमें 1990 के स्तर की तुलना में, तो 1990 में जो स्तर था, जो गैस रिडक्शन का जो मामला था, उसमें कम से कम 5%, औसतन 5% जो है उत्सर्जन में कमी ला। ठीक, यानी कि जितना ग्रीन हाउस गैस 1990 में रिलीज हो रहा था, जितना इमिशन जो है 1990 में ग्रीन हाउस गैस का हो रहा था, उसका 5% जो है वो कम करना। 5% उत्सर्जन जो है ग्रीन हाउस गैसेज का, वो कम करना था। कब से कब तक के पीरियड के लिए? 5 साल के पीरियड के लिए, 2008 से 2012। तो ये पहला टारगेट था। ठीक, पहला लक्ष्य था ये, कि आपको 2008 से 2012 तक अपने जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है 1990 में जितना हुआ था, उससे 5% कम करना। ठीक, उससे 5% कम करना। तो ये पहला टारगेट था। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड आपको याद रखना है, या पहला प्रतिबद्धता अवधि आपको याद रखना है, पहली प्रतिबद्धता अवधि जो 2008 से 2012 तक। इन दोहा कतर ऑन 8 दिसंबर 2012, दोहा कतर में दोबारा जो है, जो क्योटो प्रोटोकॉल का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो 2012 में हुई थी। दिसंबर 8 2012 में हुई थी, दोहा यानी कि कतर में। द दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल वाज एडॉप्टेड। ठीक, तो दोहा में जो जो भी तय हुआ था, उसको एक अमेंडमेंट के तौर पे, क्योटो प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट के तौर पे उसको अडॉप्ट किया गया। फॉर अ सेकंड कमिटमेंट पीरियड, तो यहाँ पे एक नया सेकंड कमिटमेंट पीरियड लाया गया, जो स्टार्ट होता है 2013 से और लास्ट होता है 2020, यानी कि तकरीबन जो है ये 7 साल तक था। ठीक, तो इन दोहा कतर on 8 December 2012, the Doha Amendment to the Kyoto Protocol was adopted for a second commitment period starting in 2013 and lasting until 2020। ठीक, तो दोहा कतर में ये हुआ था, ये याद रखिएगा। दोहा कहाँ पे है? ये कतर में ही है। ठीक, 8 दिसंबर 2012 को हुआ था, और एक अमेंडमेंट के जरिए, जिसको दोहा अमेंडमेंट का नाम दिया गया, वो क्योटो प्रोटोकॉल में अडॉप्ट किया गया था, जिसको सेकेंड कमिटमेंट पीरियड तक पूरा करना था। और ये पीरियड कब से कब तक था? 2013 से 2020 तक। दोहा कतर में 8 दिसंबर 2012 को क्योटो प्रोटोकॉल में दोहा संशोधन को दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के लिए अपनाया गया। ठीक, तो दोहा ये कतर में पाया जाता है। 8 दिसंबर 2012 को यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल का कॉन्फ्रेंस हुआ था, सम्मेलन हुआ था, और उसमें एक दोहा अमेंडमेंट, दोहा संशोधन के नाम से एक दूसरी प्रतिबद्धता जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल में जोड़ा गया। ठीक, दोहा संशोधन जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल में जोड़ा गया था। ठीक, और ये शुरू होता है दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के लिए, जो 2013 से 2020 तक था। ठीक है, यानी कि तकरीबन 7 साल तक। तो दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2013 से 2020 तक। ठीक, पहली प्रतिबद्धता अवधि का क्या थी? 2008 से 2012 तक, और दूसरी प्रतिबद्धता अवधि जो है 2013 से 2020, यानी कि 7 साल। पहली 5 साल थी, दूसरी 7 साल थी। ये सारे डाटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट पेपर में ये पूरी यूनिट, ठीक, तो एक एक चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये यूनिट जब भी कंप्लीट होगी तो आपके फर्स्ट पेपर की भी एक यूनिट कंप्लीट हो जा रही है, और सेकंड पेपर की तो हुई है। ठीक, या आपने अगर फर्स्ट पेपर में पढ़ लिया होगा ये यूनिट, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, या कोई चीज़, कोई टॉपिक अगर छूट भी गई होगी तो वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है ये।
जो यूनिट दोनों में है उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, या तो वो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा उससे रिलेटेड, या सेकंड पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा उससे रिलेटेड। तो इसीलिए जो दोनों में यूनिट है, जैसे कि रिसर्च मेथडोलॉजी की यूनिट दोनों में है, फर्स्ट पेपर में भी है, सेकंड पेपर में भी है। और दूसरी जो है इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड पेपर में भी है। तो इसीलिए इन दोनों यूनिट से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि दोनों यूनिट में से किसी एक यूनिट में तो दोनों पेपर में से किसी एक पेपर में जरूर पूछा जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से करना है। और वैसे भी सोशोलॉजी में जो फर्स्ट पेपर के पेपर होते हैं वो ज़्यादातर सोशोलॉजी से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम लोगों ने नेटवर्क सिस्टम वगैरह अभी पढ़ने हैं बाद में। ठीक, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। डिजिटल इंडिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है या पढ़ना होगा हम लोगों को लास्ट में, अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। तो ये सब चीज़ें जो है फर्स्ट पेपर में भी पूछी जाती हैं, सेकंड पेपर में भी। आईसीटी करके एक यूनिट है फर्स्ट पेपर में, वो सेकंड पेपर में भी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। पूरी यूनिट नहीं पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इसमें तो पूरी यूनिट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है ये यूनिट, एटलीस्ट ये यूनिट तो देखना है। ठीक, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, जिसको यूएनएफसीसीसी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि यूएनएफसीसी का क्या मतलब है, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी पेपर फर्स्ट में इन्वायरमेंट नहीं पढ़ाया गया है ना, ठीक है, तो फिर अब जब पढ़ाया जाएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा उसमें। द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको यूएनएफसीसीसी कहा जाता है। तो आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछा गया, चाहे वो फर्स्ट पेपर में पूछा गया चाहे सेकंड पेपर में पूछा गया, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, इट established an international environmental treaty to combat dangerous human interference with the climate system। ठीक, तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी। ठीक, जो किस लिए था, जो जो भी मतलब ह्यूमन का इंटरफ्रेंस है क्लाइमेट में जो बहुत खतरनाक हो सकता है, उसको कम्बेट करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। ठीक, इन पार्ट बाय स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस। ठीक, ये भी ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड है, ताकि ग्रीन हाउस गैसेज को स्टेबलाइज किया जा सके, मतलब उसको कंट्रोल किया जा सके। कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, जो ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये कन्वेंशन हुई थी, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये ग्रीन हाउस गैसेज जो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहे हैं उसी को स्टेबलाइज करने के लिए, उसी को कंट्रोल करने के लिए, और ह्यूमन इंटरफ्रेंस, जो डेंजरस ह्यूमन इंटरफ्रेंस हो रहा है क्लाइमेट सिस्टम में, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रहे हैं। ठीक, उसी को कम्बैट करने के लिए ये कन्वेंशन हुआ, ये याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी, इसे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करके, तो जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ गई है वातावरण में उसको स्थिर करके, जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव हस्तक्षेप, जो भी जलवायु प्रणाली है उसके साथ मानव का हस्तक्षेप जो है वो बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा है, उसको कम करके, उसका मुकाबला करके जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि की स्थापना की गई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि की स्थापना की गई जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के जरिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं, कैनकन एग्रीमेंट हैं, ये सारी चीज़ें जो है ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड है, क्योंकि इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो किसकी वजह से है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ही। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। अभी हम लोग जब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं, ठीक, और कैसे कैसे ग्रीन हाउस गैसेज होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं, सतत विकास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द
present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. ठीक, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इट्स द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, मतलब कि जो आज की जनरेशन है उसकी नीड्स को पूरा करता है, लेकिन ये जो है कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, लेकिन जो है आपको जो फ्यूचर जनरेशन जो है उसकी जो नीड है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको अभी इतना एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर लेना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई रिसोर्सेज ना बचे। ठीक, तो आपको इस तरह से अपनी नीड को पूरा करना है, इस तरह का डेवलपमेंट करना है अपनी नीड को पूरा करने के लिए जो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उससे कंप्रोमाइज ना कर सके। ठीक, यानी कि रिसोर्सेज का इस तरह इस्तेमाल करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचा रहे। ठीक, इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें गांधी जी की एक कोट्स है, आपने शायद पढ़ा होगा, ज्योग्राफी की 9th की या 8th की बुक में है, शायद मुझको ध्यान नहीं आ रहा है। 8 आई थिंक 9th की बुक में, ठीक 9th या 10th की बुक में है, दोनों में किसी एक में होगी। रिसोर्सेज करके एक चैप्टर, आपको अगर याद होगा तो रिसोर्सेज करके एक चैप्टर है, उसमें उसकी फर्स्ट लाइन यही है कि गांधी जी की एक कोट्स है, उसने कहा, उन्होंने कहा था कि जो जितने रिसोर्सेज हैं अभी मौजूद वो आज की जनरेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए तो काफी। ठीक, जो आज की जनरेशन है उस जनरेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी है, लेकिन हमारे जनरेशन की ग्रीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। ठीक, तो नीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी है लेकिन ग्रीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। ग्रीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं मतलब कि आप आपकी लालच को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं। ग्रीड मतलब होता है लालच, आपकी जो ज़रूरत है उसको तो पूरा कर सकता है, रिसोर्सेज इतना है कि वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन अब अगर आप लालची हो जाएँ तो आपकी लालच को ये पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि लालची इंसान जो है वो चाहता है कि जितना उसको मिले वो उतना लेता जाए। ठीक, तो गांधी जी का यही फर्स्ट कोर्स है, रिसोर्सेज करके एक चैप्टर है 9th या 10th में ज्योग्राफी की बुक में। उसका पहला कोर्स ही यही है कि अ, हमारे पास इतना रिसोर्सेज है कि हम अपने लोगों के नीड्स को पूरा कर सकते हैं लेकिन उनके ग्रिड्स को नहीं पूरा कर सकते। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहते हैं कि आप अपनी नीड्स को पूरा करें, लेकिन उसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो आगे की जनरेशन आने वाली है उनके नीड्स के साथ आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जो रिसोर्सेज हैं उसको आप आज ही इस्तेमाल कर लीजिए, कल के लिए कुछ भी मत बचाइए, ऐसा नहीं करना। ठीक, अगर आप ऐसा करते हैं कि इस तरह का डेवलपमेंट करते हैं कि आज की जनरेशन की नीड्स पूरी हो जा रही है और उसके साथ साथ आप फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रखते हैं, तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, इसी को सतत विकास कहा जाता है। ठीक, तो सतत विकास क्या है? सतत विकास ये विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। तो सतत विकास क्या है? एक ऐसा विकास है जो वर्तमान की ज़रूरतों को तो पूरा करता है, लेकिन जो भविष्य की पीढ़ी है, उनकी ज़रूरतों से कोई समझौता नहीं करता है। यानी कि जो भी संसाधन अभी मौजूद हैं, उसको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपकी अपनी ज़रूरत पूरी हो जाए और जो भविष्य की पीढ़ियाँ हैं, वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा भी रह जाए। ठीक, इसी को सतत विकास कहा जाता है। जैसा भी मैंने गांधी जी का एग्जाम्पल दिया था कि गांधी जी ने क्या कहा है कि हमें अपनी इस पीढ़ी की, हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम इस पीढ़ी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस पीढ़ी की लालच को पूरा नहीं कर सकते। ठीक, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इस पीढ़ी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसकी लालच को पूरा नहीं कर सकते। ठीक, तो ये याद रखिएगा। मुझे लगता है 9th या 10th की बुक की मतलब 8th की बुक में नहीं है, ये तो कंफर्म है, 9th या 10th की बुक में है ज्योग्राफी में, आप लोग देख लीजिएगा अगर देख पाएँ। वैसे मैंने कोटेशन बता दिया तो देखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ ले। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि गांधी जी ने कहा था कि वी हैव रिसोर्सेज टू मीट्स आवर नीड्स, बट वी डोंट हैव रिसोर्सेज टू मीट्स आवर नीड्स। ठीक, the Sustainable Development Goal, also known as the Global Goal, Sustainable Development Goal को ग्लोबल गोल के नाम से भी जाना जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ग्लोबल गोल के नाम से भी जाना जाता है। वर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कब अडॉप्ट किया गया था? 2015 में अडॉप्ट किया गया था।
किसने अडॉप्ट किया था? यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था। 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यूनाइटेड नेशन द्वारा अडॉप्ट किया गया था एज ए यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, ठीक, प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड इंश्योर दैट बाय 2030 ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक। तो ये गोल किस लिए था? ताकि यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन, ठीक, मतलब यूनिवर्सली जो है लोगों को एक्शन करने के लिए बुलाया जाए, एक्शन करने के लिए इस चीज़ पर एक्शन लेना कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, ठीक, और प्लेनेट को बचाना है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मेन एम था, ठीक, कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है और प्लेनेट को बचाना है, प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड इंश्योर दैट 2030 और ये जो है इंश्योर करना है कि 2030 तक सारे लोग जो है पीस और प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करें, मतलब कि अपना एक शांति जो है शांतिपूर्वक जीवन जी सकें, ठीक। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एम था। सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीज, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है, तो सतत विकास लक्ष्य जो है उनको वैश्विक लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है, उसके रूप में भी जाना जाता है। इसको 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था, ठीक, 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था, जिसमें क्या था? गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और 2030 तक सभी लोगों को शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया, ठीक। तो ये एसडीजी गोल जो था वो 15 साल के लिए था, ठीक। एसडीजी गोल जो था वो 15 साल के लिए था, 2015 से 2030 तक, ठीक, 15 साल के लिए था। और इसका मेन मकसद ये क्या था? गरीबी को समाप्त करना और जो ग्रह है हमारा यानी कि पृथ्वी है उसकी रक्षा करना था, ठीक। और 2030 तक ये सुनिश्चित करना था कि सारे लोग जो है, जो भी उनके नागरिक हैं, जिस देश के जो नागरिक हैं, उस देश को ये सुनिश्चित करना था कि सारे लोग शांति और समृद्धि जो है समृद्धि को जो है वो सारे लोगों के अंदर जो है शांति हो, समृद्धि हो और सारे लोग शांति और समृद्धि को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक। इसके लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास लक्ष्य बनाया गया, ठीक। ये टोटल 17 हैं, सतत विकास लक्ष्य जो है वो टोटल 17 हैं। हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कल पढ़ा था, जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने थे? 8 थे, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके 17 गोल हैं, ठीक, 17 लक्ष्य हैं, ठीक। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से 17 लक्ष्य थे और ये 2015 से 2030 तक ये लक्ष्य पूरा करना है। और हर साल जो है इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट भी पब्लिश होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो कमेटी है उसके जरिए ये रिपोर्ट भी पब्लिश होती है हर साल कि किसकी कौन से देश की क्या रैंकिंग है, ठीक है। तो पहले हम लोग गोल देखते हैं क्या है। सबसे पहले आता है गोल 1, गोल 1 यानी कि लक्ष्य 1, लक्ष्य 1। तो सबसे पहले गोल 1 में क्या है? नो पॉवर्टी। लक्ष्य 1 में क्या है? गरीबी नहीं, मतलब कि कोई भी गरीबी नहीं होना चाहिए, ठीक, गरीबी नहीं होना चाहिए। तो पहला गोल क्या था? गरीबी को खत्म करना, पॉवर्टी को खत्म करना। दूसरा गोल क्या था? लक्ष्य 2 क्या था? जीरो हंगर। जीरो हंगर यानी कि शून्य भूखमरी, ठीक है, शून्य भूखमरी यानी कि कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। ये गोल नंबर 2 था। गोल नंबर 2 क्या था? कि कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए, कोई भी बगैर खाए नहीं सोना चाहिए, ठीक। तो ये हर कंट्री का, जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो भी यूनाइटेड नेशन के जो भी पार्ट्स हैं उनको ये गोल सुनिश्चित करना है। तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छी हेल्थ और वेलबींग लोगों को के लिए सुनिश्चित करना। जो भी उनके कंट्री के लोग हैं, सिटीजन हैं, उनको उनके लिए अच्छी हेल्थ और वेलबींग को सुनिश्चित करना, ठीक। लक्ष्य 3 क्या था? अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखना, ठीक है। जो भी वहाँ उनके नागरिक हैं उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए काम करना है। ये गोल लक्ष्य 3 था, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य 3 था, सतत विकास का लक्ष्य 3 था। चौथा गोल क्या है? गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन। लक्ष्य 4 क्या था? गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा, तो सारे लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी गोल नंबर 4 में आता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। तो या तो क्वेश्चन एक बार आपसे ये पूछा गया है, ठीक, आई थिंक 2020 में शायद पूछा गया है कि टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, टोटल मिलेनियम गोल कितने हैं, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, गोल नंबर भी पूछा जा सकता है, जैसे क्वालिटी एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के किस नंबर में आता है, गोल नंबर क्या है, तो गोल नंबर 4 है, ठीक, तो ये याद रखना है। तो अभी मैं बता दूंगा इसको कैसे याद रखना है, याद हो जाएगा आपको, 1 मिनट में याद हो जाएगा ये पूरा, ठीक। तो गोल 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन, एक अच्छा एजुकेशन होना चाहिए पूरे जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए, इंश्योर करना है कि वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ठीक। गोल नंबर 5 क्या था, जेंडर इक्वलिटी, मतलब कि जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। सारे सिटीजन के लिए जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन करना है, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ठीक। ये लक्ष्य 5 था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ठीक। तो ये सतत विकास के लक्ष्य नंबर 5 हैं, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, यानी कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना। लक्ष्य नंबर 6 क्या था, गोल नंबर 6 क्या था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सारे लोगों के लिए क्लीन वाटर और सैनिटेशन होना चाहिए, स्वच्छ जल और स्वच्छता के सारे सिस्टम जो है मौजूद होना चाहिए, सारी प्रणालियाँ जो है मौजूद होनी चाहिए, ठीक। तो लक्ष्य 6 क्या था, स्वच्छ जल, सारे लोगों के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता के जो साधन हैं वो सारी चीज़ें होना चाहिए उनको, ठीक। तो ये लक्ष्य 6 था सतत विकास का। गोल 6 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोल नंबर 7 क्या था, गोल नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एक तो क्लीन एनर्जी होनी चाहिए लेकिन उसके साथ अफोर्डेबल भी होना चाहिए। अफोर्डेबल मतलब कि सारे लोग उसको यूज कर पाएँ, सारे लोग उसको खरीद पाएँ, ठीक। लक्ष्य 7 क्या था, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक। स्वच्छ ऊर्जा होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ वो ऊर्जा सस्ती भी होनी चाहिए, ठीक। तो स्वच्छ ऊर्जा प्रोवाइड करना, सारे लोगों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना, लेकिन वो ऊर्जा जो है वो सस्ती होनी चाहिए, ये लक्ष्य 7 में आता है। गोल नंबर 8 में क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और डिसेंट वर्क के लिए काम करना, ठीक, इसको प्रमोट करना, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, ठीक। ये गोल नंबर 8 था। लक्ष्य 8 क्या था, सतत विकास का, अच्छा काम और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक। जो भी अच्छा काम था, ये आर्थिक विकास था, उसको बढ़ावा देना, ये लक्ष्य नंबर 8 था, ठीक। गोल नंबर 9 क्या है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री पे काम करना, इनोवेशन पे काम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना, ये सारी चीज़ें जो है गोल नंबर 9 में आती हैं। लक्ष्य नंबर 9 में आती हैं उद्योग, नवोन्मेष और संरचना, ये सारी चीज़ें आती हैं लक्ष्य नंबर 9 में। उद्योग, नवोन्मेष और संरचना, ये सारी चीज़ें लक्ष्य नंबर 9 में होगी। गोल नंबर 10 क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता में कमी, जो भी इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना, ठीक, उसको कम करना, गोल नंबर 10 ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 10 है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी कि सतत विकास का लक्ष्य नंबर 10 है, असमानता में कमी। गोल नंबर 11, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज को डेवलप करना, ठीक, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये गोल नंबर 11 था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सतत विकास का लक्ष्य नंबर 11 क्या था, सतत शहर और समुदाय बनाना, ठीक, सतत शहर और समुदाय बनाना। गोल नंबर 12 क्या था, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, एक रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन होना चाहिए, जितना यूज हो रहा है, कंजप्शन मतलब यूज, तो जितना यूज हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब जितना चाह रहे हैं उतना यूज कर रहे हैं, और उतना ही रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन भी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल मीन्स इतना यूज करिए कि आप जो है उसको मतलब सस्टेन कर सकें, एक रिसोर्सेज बचा रहे अगली जनरेशन के लिए, तो एक रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन भी होना चाहिए। लक्ष्य 12 क्या था, सतत विकास का, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जिम्मेदार उपभोग भी होना चाहिए और जिम्मेदार उत्पादन भी होना चाहिए।
तो जिम्मेदार उपभोग यानी कि जिम्मेदारी से उसका उपभोग करना चाहिए, उतना ही करिए जितना आपकी ज़रूरत है और उतना ही उत्पादन किया जाना चाहिए जितना ज़रूरत है। ठीक, एक जिम्मेदारी के साथ ये काम करना चाहिए। ठीक, ये लक्ष्य 12 था। गोल नंबर 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। ठीक, क्लाइमेट एक्शन यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड एक्शन लेना, क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं या क्लाइमेट का जो नुकसान हो रहा है उससे रिलेटेड एक्शन लेना। जलवायु कार्रवाई करना यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं या जलवायु का को जिस भी चीज़ से नुकसान हो रहा है उस पर एक्शन लेना, उस पर कार्रवाई करना। गोल नंबर 14 क्या था? लाइफ बिलो वाटर, मतलब कि जो लाइफ बिलो वाटर है यानी कि फिश वगैरह हैं, जो भी हैं, जो भी मतलब समुद्र में जो लाइफ है या मतलब बिलो वाटर जो भी लाइफ है उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना, ये गोल नंबर 14 है। लक्ष्य 14 क्या था? जल के नीचे जो जीवन है उसकी रक्षा करना। ठीक, जल के नीचे जो जीवन है उसकी रक्षा करना। गोल नंबर 15 क्या था? लाइफ एंड लैंड, जो लैंड पे, जो भूमि पे जीवन है। ठीक, भूमि पे जो जीवन है, ये लक्ष्य नंबर 15 था कि जो भूमि पे जीवन है, जो लैंड पे लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक, उसको प्रोटेक्ट करना और उसको स्मूथली चलने देना, ये गोल नंबर 15 था। लक्ष्य नंबर 15 है। ठीक, 2 गोल और बचे हुए हैं। एक है गोल नंबर 16, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस और जस्टिस के लिए यानी कि शांति और जस्टिस मीन्स इंसाफ के लिए, न्याय के लिए। ठीक, शांति और न्याय के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन सेटअप करना। ठीक, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन सेटअप करना जो शांति और जस्टिस के लिए काम करता हो, ये गोल नंबर 16 था। लक्ष्य नंबर 16 क्या था? शांति और न्याय मजबूत संस्थान बनाना। ठीक, तो शांति और न्याय के लिए एक मजबूत संस्थान बनाना ताकि सारे लोगों को शांति मिल सके, सारे लोगों को न्याय मिल सके। ठीक, गोल नंबर 17 क्या था? पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। अब ये पार्टनरशिप होना चाहिए कंट्रीज का, अलग अलग कंट्रीज का आपस में पार्टनरशिप होना चाहिए ताकि ये जितने भी गोल हैं उन सबको अचीव कर सके। ठीक, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी सबसे लास्ट में का जो गोल है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जो सबसे लास्ट का गोल है वो क्या है? पार्टनरशिप से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो गोल नंबर 17 आपको याद हो गया और 8 याद हो गया, दोनों याद हो गया। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का 8वां गोल जो है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 17वां गोल, दोनों पार्टनरशिप से रिलेटेड। लास्ट का जो गोल है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो लक्ष्य 17 क्या है? लक्ष्य हासिल करने के लिए साझेदारी। ठीक, तो साझेदारी की बात करता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी। ठीक, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी। ठीक, दोनों दोनों में साझेदारी की बात की गई है। तो आपको ये याद हो गया साझेदारी से रिलेटेड जो गोल है वो लास्ट वाला गोल है। ठीक, तो अगर आपको कोई एक गोल याद है तब भी आप सारे गोल का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, मैं हिंदी में, आप लोग निमोनिक बना लीजिएगा, मैंने इंग्लिश में बनाया है। ठीक, तो अब इसमें देखिए, नो पावर्टी, नो पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, ये सारे गोल हैं। ठीक, यहाँ पे सारे गोल के जो पहला वर्ड है वो लिखा हुआ है NZGQGCADIRSRCLLP। ठीक, तो ये सारे गोल के पहले वर्ड लिखे हुए हैं, आपको याद रखना है, ऐसे निमोनिक बना के ही याद रखिए तभी आपको याद होगा। और ये निमोनिक अगर आपको याद है ना तो बहुत सारे आंसर आप कर सकते हैं। गोल नंबर भी अगर आपसे पूछता है तब भी वो आंसर कर सकते हैं आप, और कितने गोल हैं ये पूछ ले तो आप ये सारे नंबर, सारे वर्ड्स काउंट कर लीजिए, आप नंबर भी बता सकते हैं इससे। ठीक, तो जैसे मैंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में निमोनिक बताया था, क्या था निमोनिक बताइए आप? ई ए प्राइस जी था। ठीक, ई ए प्राइस जी था उसमें,
और इसमें जो है NZGQG CADIRSRCLLPP। ठीक, तो इसको याद कैसे रखना है? नवाजुद्दीन नाम आपने सुना ही होगा, नवाजुद्दीन नाम। ठीक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ठीक, एन से एन और जेड मिलाकर नवाजुद्दीन हो रहा है। ठीक, GQG यानी कि घर क्यों गया। ठीक, CADIR कादिर। ठीक, CADIR कादिर। ठीक, SR सर, CLL काल, PP पे पूछो। ठीक, आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि सर जो है नवाजुद्दीन से पूछ रहे हैं कि सर जो है नवाजुद्दीन से पूछ रहे हैं, कादिर से पूछ रहे हैं। ठीक, सर कादिर से ये पूछ रहे हैं कि नवाजुद्दीन घर क्यों गया कादिर। ठीक, वो जवाब दे रहा है कि सर कॉल पे पूछो। ठीक, तो ये आपका निमोनिक बन गया। एन से क्या होगा? नो पावर्टी। जेड से क्या है? जीरो हंगर। जी से क्या है? जेंडर इक्वलिटी, नहीं, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक, जी से क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। क्यू से क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। जी से क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सी से क्या है? क्लीन एंड सी से क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक, सी से है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ए से है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। डी से क्या है? डिसेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, आई से क्या है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आई से है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आर से क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटी। आर से है रिड्यूस इनइक्वालिटी। सी से क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक, एल से क्या है? लाइफ बिलो वाटर। एल से क्या है? लाइफ ऑन लैंड। तो ये एल एल दो बार आ रहा है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहले बिलो वाटर आता है, बाद में ऑन लैंड आता है। ठीक, तो ये याद रखिए। और यहाँ पे देखिए जी दो बार आ रहा है, तो पहला जी जो आ रहा है इसमें उसका मतलब है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। उसके बाद आता है जेंडर इक्वलिटी। ठीक, क्वालिटी एजुकेशन के बाद जेंडर इक्वलिटी आएगा। तो इससे आप इस तरह याद रखिए कि एजुकेशन होगा तभी जेंडर इक्वलिटी जो है वो मेंटेन होगी। तो ये याद रखिएगा। इससे सी से क्या हो गया? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। एल से लाइफ बिलो वाटर। एल से लाइफ ऑन लैंड। पी से पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और पी से पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। इस तरह से आपको याद रखना है। निमोनिक बना के याद रखेंगे तो अगर आपको निमोनिक भी याद है ना, तो आप काउंट करके जो है, अगर आपसे पूछता है कितने गोल हैं, आपको याद ना हो तब भी आप काउंट करके आंसर कर सकते हैं। ठीक, या गोल नंबर अगर आपको पूछ लेता है तो आप काउंट करके गोल नंबर भी बता सकते हैं। ठीक, तो ये निमोनिक आपको याद रखना है। नवाजुद्दीन घर क्यों गया कादिर, सर कॉल पे पूछा। ठीक, तो ये निमोनिक आपको याद होना चाहिए। इससे आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको अच्छी तरीके से याद हो सकता है। जैसे मैंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में EA प्राइस बताया। ठीक, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक, इस तरह से पूरा मतलब निमोनिक बना के 8 गोल होते हैं। EA प्राइस जी। ठीक, तो EA प्राइस जी इसमें क्या है? निमोनिक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड प्राइस जनरेशन। ठीक, तो ये क्या है? निमोनिक है। और उस निमोनिक के जरिए आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल याद रखना है, और इस निमोनिक के जरिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद रखना है। तो होप आपको याद रहेगा। ठीक, अब रैंकिंग देखते हैं। रैंकिंग में हमसे सिर्फ इंडिया की रैंकिंग पूछी जाती है, बाकी किसी कंट्री की रैंकिंग एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाती। तो हम लोग सिर्फ इंडिया की रैंकिंग ही देखते हैं। तो मैं पहले बता दूं, 2023 की रैंकिंग बताने से पहले मैं बता दूं कि 2010 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 110 थी। 110वीं रैंक थी। टोटल 193 कंट्रीज में, पहले और कम रही होंगी। ठीक, तो 110वीं रैंक थी उस वक्त, और कम कंट्रीज रही होंगी तब जो है 110वीं रैंक थी उस वक्त इंडिया की 2010 में। फिर उसके बाद 10 के बाद जो है ये रैंकिंग हाँ फिर धीरे धीरे 2010 में नहीं, 2015 में। ठीक, क्योंकि ये 15 से ही शुरू हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक, 2015 में 110वीं रैंक थी। 2016-17 में ये बढ़ती गई,
और तकरीबन 2019-2020 में रैंकिंग 126 तक पहुंची 2019 में। 2020 में ये रैंकिंग जो है वो पहुंची थी 122, 2021 में ये पहुंची थी 121 और फिर 2020 में ये रैंकिंग पहुंची थी 120। ठीक, अभी जो है 121, 2022 में 121 थी, 2020 में 120 थी। ठीक, अभी जो रैंकिंग है वो 2022 से 9 घटकर 112। ठीक, 2022 से 9 घटकर 112 हो गई, 121 थी 112 हो गई। आपको सिर्फ 2023 का याद रखना है, 2023 में क्या थी रैंकिंग वो आपको याद रखना है, बाकी आपसे पिछला ईयर का नहीं पूछा जाता। ठीक, 2022 का नहीं पूछा जाएगा। हाँ, कोई अगर पिछला क्वेश्चन ही उठा के पूछ ले कि क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दे तो चाहे पूछा जा सकता है 2022 का, तो 2022 का भी आप याद रखिए। 112 है ना, 121 कर दीजिएगा बस। ये 2022 की, 121 2022 की है, 112 2023 की। 112 है, अगर 2022 का पूछता है तो 2 पहले ले आइए, 121। ठीक, तो याद रहेगी रैंकिंग क्या होती है। तो सस्टेनेबल और रैंकिंग के लिए कौन रैंकिंग शो करता है, कौन रैंकिंग की रिपोर्ट निकालता है, तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। रैंकिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश होती है। 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया सिक्योर्ड 112th रैंक आउट ऑफ 193 कंट्रीज। 193 कंट्री में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 112वीं है। नेपाल की इससे अच्छी रैंकिंग है, बांग्लादेश की इससे अच्छी रैंकिंग है। ठीक, लेकिन इंडिया की मतलब 112वीं रैंक अच्छी नहीं कहा जा सकता। ठीक, ऑल्दो ठीक है, बाकी कंट्रीज से तो ठीक है, लेकिन 112वीं रैंक अच्छी नहीं कहा जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, यानी कि हम लोग अच्छी तरीके से नहीं काम कर पा रहे। ठीक, इंडिया सिक्योर्ड 112th रैंक आउट ऑफ 193 कंट्रीज। 193 कंट्रीज में हमारी जो रैंक है वो 112वीं है। फिर SDGs स्कोर, अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये स्कोर भी देती है। तो इंडिया का जो स्कोर है आउट ऑफ 100 में से 63.45। ठीक, तो ये सारे पूरे जो 17 गोल है ना, उस 17 गोल को लेकर अलग अलग मार्किंग डिसाइड होती है। उस मार्क्स के हिसाब से फिर उनको उनके सारे स्कोर काउंट किए जाते हैं। फिर उसमें देखा जाता है कि 100 में से कितने स्कोर इन्होंने सिक्योर किए हैं। तो इंडिया का जो स्कोर है वो है 63.45। ठीक, 2023 में 63.45। ठीक, और 112वीं रैंक है 193 कंट्रीज में। रैंकिंग सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग, सतत विकास रिपोर्ट यानी कि जो रिपोर्ट निकलती है सतत विकास की, वो सतत विकास रिपोर्ट के नाम से निकलती है। 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो भारत ने SDG यानी कि सतत विकास स्कोर 63.45 के तहत 63.45 के तहत 193 देशों में से 112वीं रैंक हासिल की थी। तो भारत ने 112वीं रैंक हासिल की 2023 में सतत विकास में। ठीक, और ये सतत विकास की जो रिपोर्ट बनती है ये पूरे 17 गोल जो है, 17 जो लक्ष्य हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनती है। उसमें आपको स्कोर भी दिया गया है। जितना स्कोर मिला है इंडिया को वो है आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में से 63.45 है। 63.45। 193 देशों में से 112वीं रैंक है इंडिया की, 193 देशों में से 112वीं रैंक। तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलग अलग डेज जो मनाए जाते हैं, किस दिन कौन सा डे मनाया जाता है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, हर एग्जाम में तकरीबन पूछा जाता है, एक ना एक डेज तो पूछा ही जाता है। तो सारे डेज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे डेज लगाए। ठीक, फरवरी से हम लोग शुरू करेंगे और दिसंबर तक देखेंगे कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं। सो द वेरियस डेज ऑब्जर्व आर, देखे गए विभिन्न दिन कौन से हैं। देखे गए मतलब जो मनाए जाने वाले दिन हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है February 2। February 2 क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है।
फरवरी 2 को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब ये वेटलैंड क्या है? वेटलैंड होता है एक ऐसा एरिया जो पूरी साल नम रहता है, ठीक, जहाँ पे पूरी साल नमी रहती हो, उसी को वेटलैंड कहा जाता है। तो ये और वेटलैंड एरिया जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, ठीक। और इसमें एक चीज़ और है, तो वेटलैंड एरिया आप लोग जो है फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ाया जाएगा, सेकंड पेपर में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एरिया नहीं पूछा जाता है। फर्स्ट पेपर में आपको अलग अलग एरियाज भी पूछे जाएंगे कि कितने एरिया हैं कितने नहीं। अभी इसमें सिर्फ ये पूछा जा सकता है आपसे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। एक चीज़ और इसमें मैं बता दूँ, इसमें ऐड करते वक्त, वेटलैंड तो आपको पता चल गया क्या होता है, जहाँ पे हर साल नमी पूरी साल नमी रहती हो, ऐसा एरिया जो पूरी साल नमी रहती हो, जहाँ पे मतलब वाटर हमेशा रहता हो, ठीक, वाटर हमेशा रहता हो, या मतलब ये कह सकते हैं कि वो उसके चारों तरफ वाटर से ढका हो, जिसकी वजह से वहाँ पे नमी रहती है, ठीक। तो उस एरिया को वेटलैंड कहा जाता है, ठीक। और वर्ल्ड वेटलैंड डे फरवरी 2 को मनाया जाता है। और जो पेडी क्रॉप है, यानी कि जो धान की खेती होती है ना, धान की जो फसल होती है, क्योंकि धान की फसल जो होती है, पेडी क्रॉप जो होती है, उसमें जब तक वो क्रॉप रहती है तब तक उस खेत में, उस फील्ड में जो है, पेडी फील्ड में हमेशा पानी रहना चाहिए। जब तक धान की फसल हो रही है तब तक उसमें पानी रहना चाहिए। इसीलिए जो धान की फसल है, यानी कि पेडी फील्ड जो है, या धान का जो खेत है, उसको क्या कहा जाता है, उसको टेम्पररी वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेम्पररी वेटलैंड के नाम से किसको जाना जाता है। तो टेम्पररी वेटलैंड के नाम से पेडी फील्ड को जाना जाता है, जिसमें धान की खेती होती है, क्योंकि उसको जब तक वो खेती रहती है तब तक उसमें पानी रहना ज़रूरी होता है, ठीक, वो हमेशा पानी से ढका होता है। दिस ईयर्स थीम इज, अब इस साल की थीम क्या थी वर्ल्ड वेटलैंड डे की? 2023 की थीम क्या थी वर्ल्ड वेटलैंड डे की? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन, ठीक, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, ये वेटलैंड रेस्टोरेशन का समय है, ठीक। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक। अब ये आर्द्र भूमि क्या होती है? ऐसा एरिया जो पूरी साल पानी से ढका रहता हो या पूरी साल नम रहता हो, ऐसे एरिया को आर्द्र भूमि कहा जाता है, ठीक। तो आ, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ये आर्द्र भूमि से रिलेटेड मैं एक बात बताऊं कि जो धान की खेती होती है उसको टेम्परेरी, या टेम्परेरी को हिंदी में क्या कहेंगे बताइए आप लोग? टेम्परेरी, धान की जो खेती होती है उसको टेम्परेरी वेटलैंड कहा जाता है। हाँ, अलग अलग एरिया होती हैं, हमारे देश में भी बहुत सारी एरियाज हैं जो वेटलैंड के नाम से डिक्लेयर हुई हैं, ठीक, हमारे देश में भी बहुत सारी एरियाज हैं जो वेटलैंड के नाम से डिक्लेयर हुई हैं। वो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाया जाएगा, सेकंड पेपर में उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक। सेकंड पेपर में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ईयर पूछ लिया या डे पूछ लिया जाता है, कौन से डे में मनाया जाता है, यही से पूछा जाता है। या ज़्यादा से ज़्यादा आपसे थीम पूछ ली जाए, या हो सकता है डेफिनेशन पूछ लिया जाए, तो डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है, ठीक। इस वर्ष की थीम है वेटलैंड डे की, इस वर्ष की थीम जो थी वो है वेटलैंड्स रेस्टोरेशन का समय, ठीक। अभी जो है वेटलैंड को बचाने, यानी कि आर्द्र भूमि को बचाने का समय, ठीक, आर्द्र भूमि को बचाने का समय। जानना है तो वो कल ही बता पाएंगे हम लोग कि कितना एरिया है, कौन सा एरिया है, वो कल बता देंगे हम लोग, ठीक। क्योंकि ऐसे याद तो है नहीं कि कितना एरिया है, कौन सा एरिया है, वो पूछा जाता नहीं एग्जाम में सेकंड पेपर के लिए, इसीलिए उतना याद नहीं है। मैं बता दूंगा कल कि कितना वेटलैंड है, कौन इंडिया में कितने हैं, बाहर कितने हैं, क्योंकि ये डिक्लेयर होता है वेटलैंड डे जो है वो, वेटलैंड एरिया जो है वो डिक्लेयर होता है, कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो इस साल की थीम क्या है, किस दिन मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वेटलैंड डे जो है वो फरवरी 2 को मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी, यानी कि 2023 की जो थीम थी, वो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, और आर्द्र भूमि को बचाने का समय, ठीक, को जमा करना, रेस्टोरेशन मतलब जमा करना,
होता है, उसको जमा करने का समय। ऑन दिस डे इन 1971, अब यही दिन क्यों मनाया जाता है? यही दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है, यानी कि 2 फरवरी 1971 को द रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाज साइन। ठीक, तो एक रामसार कन्वेंशन को साइन किया गया था, ठीक, जिसमें वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया। मतलब यहीं से ही वेटलैंड का कॉन्सेप्ट आया था, वेटलैंड को बचाने का, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने का, और उसकी इम्पोर्टेंस कितनी होती है, ये सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी 1971 से। ठीक, रामसार कन्वेंशन के जरिए। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि वेटलैंड एरिया जो है वो किस कन्वेंशन से शुरू हुआ था? ये रामसार कन्वेंशन से शुरू हुआ। इस दिन 1971 में, अब इसी दिन क्यों मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस? क्योंकि इसी दिन 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स पर रामसार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक, तो इसी दिन जो है रामसार कन्वेंशन हुआ था 1971 में। ठीक, जिसमें आर्द्रभूमि की बात की गई थी, आर्द्रभूमि की का महत्व क्या है, इन सब की बात की गई थी और इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, इसीलिए इसी दिन को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो आपको मैंने वजह भी बता दिया क्यों मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या थी और किस कन्वेंशन के जरिए मनाया जाता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं आपको, हाँ, और भी इंफॉर्मेशन वो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाया जाएगा। 28 फरवरी, अब 2 फरवरी के बाद 28 फरवरी आपको याद रखना है। 2 फरवरी के बाद कोई दिन नहीं आता है, फिर उसके बाद 28 फरवरी को आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है फरवरी 28 को। ठीक, 28 फरवरी को, यानी कि फरवरी का जो लास्ट दिन होता है, अगर लीप ईयर नहीं है तो, ठीक, तो नेशनल साइंस डे इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि मार्च 21 को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। ठीक, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। तो 28 फरवरी के बाद 21 मार्च। ठीक, 21 मार्च के बाद आता है 22 मार्च। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या थी? दिस ईयर 2023 द वर्ल्ड वाटर डे थीम इज। तो इस साल की जो वर्ल्ड वाटर डे थीम थी, जो 22 मार्च को मनाया गया था, उसकी क्या थी? एक्सेलरेटिंग चेंज। उसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। ठीक, और 2022 की अगर थीम पूछेगा, द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे ईयर 2022 इज ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये 2022 की थीम थी। 2023 की थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। ठीक, तो ये याद होना चाहिए आपको। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस बार 2023 की जो थीम थी, हाँ, विश्व जल दिवस की, वो थी त्वरित परिवर्तन है। ठीक, त्वरित परिवर्तन। त्वरित परिवर्तन इस साल की थीम थी, इस वर्ष की थीम थी, यानी कि 2023। और 2022 का जो वर्ष है, उसमें विश्व जल दिवस जो मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ठीक, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ये थीम थी 2022 की। वैसे आपसे अगर थीम पूछेगा तो 2023 की पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली यही है कि 2023 की पूछेगा। 2022 की भी अगर पूछता है तो आपको याद होना। ठीक, 2023 की क्या है? त्वरित परिवर्तन। और 2022 की, हाँ, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है, और 2023 की त्वरित परिवर्तन, ये याद रखिएगा। और ये 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? देखिए, ये लगातार आ रहा है, 21, 22, 23। 21 को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। ठीक, 22 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 23 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक, जो मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, उन सब के बारे में मेट्रोलॉजिकल कहा जाता है, इसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक,
और अप्रैल 7 को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हेल्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल 7। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब इस साल की जो थीम थी और ये क्यों मनाया जाता है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन दिस डे इन 1948। अब यही दिन क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से? क्योंकि 7 अप्रैल को 1948 7 अप्रैल को WHO का फॉर्मेशन हुआ था इसी के। ठीक, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सारा दिवस गूगल पे दिया हुआ है। ठीक, सारा दिवस जो है वो गूगल पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप याद कर सकते हैं। अप्रैल 7 वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसी दिन फॉर्मुलेट हुआ था, इसी दिन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1948। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का गठन आज ही के दिन 1948 में हुआ। ठीक, आज ही के दिन 1948 में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका गठन किया गया था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब अप्रैल 7 के बाद अप्रैल 8 आता है, अप्रैल 18 आता है। ठीक, अप्रैल 18 क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। हमने पढ़ा है वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में, ठीक, इससे पहले की क्लासेस में। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक, 2022 थीम वाज हेरिटेज एंड क्लाइमेट। तो 2022 की जो थीम थी वो हेरिटेज और क्लाइमेट थी, और 2023 की जो थीम थी वो थी हेरिटेज एंड चेंज। ठीक, हेरिटेज चेंजेस और हेरिटेज एंड क्लाइमेट 2022 की। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 2022 की जो थीम थी विश्व विरासत दिवस की वो थी विरासत और जलवायु, जबकि 2023 की जो थीम थी विश्व विरासत दिवस की वो विरासत परिवर्तन था। ठीक, तो ये थीम भी आपको याद रखना है। जिसकी थीम आपको याद रखना है उसी की मैंने थीम दिया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जिसकी थीम पूछा जाता है, जिसकी पूछी जा चुकी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अप्रैल 18 को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। अप्रैल 22, 18 के बाद 22, 7 के बाद 18, 18 के बाद 22, 22 को अर्थ डे मनाया जाता है। अब देखिए 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है और 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। इससे भी याद रख सकते हैं कि 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है और 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को अर्थ डे, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। For Earth Day 2023, act boldly, innovate boldly and implement equitably। ठीक, तो थीम क्या थी अर्थ डे की 2023 की? एक्ट बोल्डली, इनोवेट ब्रॉडली, ठीक, एंड इम्प्लीमेंट इक्विटेबली। ठीक, ये थीम थी 2023 की। 2022 की थीम थी अर्थ डे की इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इससे आप याद रख सकते हैं कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 2023 के लिए जो थीम थी वो थी कार्य करें साहस पूर्वक, नवाचार करें मोटे तौर पर और लागू करें न्याय संगत रूप से। ठीक, ये थीम थी पृथ्वी दिवस 2023 और पृथ्वी दिवस 2022 की जो थीम थी वो हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश है। ठीक, दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि उस दिन जो है लोग उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, उसके बारे में बात करें, नई नई पॉलिसीज बने उसको लेकर। ठीक, इसीलिए दिवस मनाया जाता है। ठीक, ताकि लोग उसके बारे में बात करें, अवेयरनेस फैलाई जाए उस दिन लोगों के अंदर। ठीक, जैसे वाटर डे मनाया जाता है, वाटर डे के दिन जो है सेव वाटर का कैंपेन चला दिया किसी ने।
तो या मतलब वाटर से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई जाए। ये सब चीज़ें करने के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए नई नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेज मनाए जाते हैं। ठीक है। द अर्थ डे 2022 थीम इज इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश। इन 1970s, अब ये अर्थ डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन 1970 a group of people in the United States of America got together to draw the attention of the world to the problem being caused to Earth due to modernization। ठीक, तो 1970 में कुछ लोगों का ग्रुप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुछ लोगों का ग्रुप एक साथ जमा होते हैं वो लोग, और पूरी दुनिया का अटेंशन इस तरफ खींचना चाहते हैं, मतलब पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से अर्थ को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, अर्थ का क्या नुकसान हो रहा है मॉडर्नाइजेशन की वजह से। उसके लिए अवेयरनेस फैलाना शुरू किया था ये ग्रुप ने 1970 में। 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों का एक समूह आधुनिकीकरण के कारण पृथ्वी को होने वाली समस्याओं की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए एकत्र हुआ। ठीक, इसी दिन जो है 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ लोगों ने अपना एक समूह बनाया और आधुनिकीकरण की वजह से पृथ्वी को क्या नुकसान हो रहा है इसके बारे में लोगों को बताया, लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करा। ठीक, इसीलिए इस दिन को 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अप्रैल के बाद आता है मई 31 एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक, एंटी टोबैको डे या तंबाकू विरोधी दिवस, यानी कि इस दिन जो है टोबैको को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाती है। ठीक, उसके बाद जून 5 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, जून 5 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार। जून 5 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑन दिस डे 1972, अब ये जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है? ये 1972 में इसी दिन यानी कि 5 जून को ही द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट वाज हेल्ड इन स्वीडन। स्वीडन में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसका नाम था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। स्वीडन में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस 1972 को, 5 जून 1972 को। तो इससे आपको ये भी याद रखना है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 5 जून 1972 को, और इसी दिन को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। थीम क्या थी 2023 की? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करना था। ठीक है, 2023 की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 1972 में आज ही के दिन यानी कि 5 जून 1972 को ही स्वीडन में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था स्वीडन में 1972, 5 जून 1972 में। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 2023 की जो थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, ठीक, उसको खत्म करना। जुलाई 11, जून के बाद जुलाई आता है। जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉल्यूशन डे मनाया जाता है। ठीक, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। जुलाई 11 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सितंबर 16 को, ठीक, अगस्त में कोई डे नहीं मनाया जाता है। उसके बाद अगस्त में 15 अगस्त को मनाया जाता है इंडिपेंडेंट डे, ठीक, जो इंडिया का ही है सिर्फ। उसके बाद सितंबर 16 आता है वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद सितंबर 28 को ग्रीन कंज्यूमर डे मनाया जाता है। ठीक, 28 सितंबर को हरित उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ग्रीन कंज्यूमर डे 28 सितंबर को
हरित उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर 3, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर 3। ठीक, अक्टूबर 3 को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। ठीक, वर्ल्ड हैबिटेट डे अक्टूबर 3 को मनाया जाता है। विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। और 1 से 7 अक्टूबर को, ये पूरा 7 दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। डे नहीं बल्कि पूरा वीक मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक। अक्टूबर 1 to 7 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक। 1 से 7 अक्टूबर विश्व वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। विश्व वन जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर, पूरा 7 दिन मनाया जाता है। और अक्टूबर 4 में क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है नवंबर, नहीं अक्टूबर अभी बचा हुआ, 13 अक्टूबर, यानी कि आज कौन सा दिन है? 13 ही है ना। हाँ, आज के दिन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन मनाया जाता है। ठीक, 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन मनाया जाता है आज के दिन। 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन अक्टूबर 13 को मनाया जाता है आज के दिन। नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे इन इंडिया। इंडिया में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है नवंबर 14। ठीक, 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये सारे डेज थे, ये आपको याद होना चाहिए सारे डेज। पूरे साल का मैंने बता दिया कौन कौन से डे मनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है द भोपाल डिजास्टर, भोपाल आपदा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये दिसंबर में होता है, नवंबर के बाद दिसंबर में भोपाल आपदा हाँ हुई थी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है इनका। भोपाल गैस ट्रेजिडी was a chemical accident on the night of 2 to 3, 2 और 3 दिसंबर के रात में ही ये ट्रेजिडी हुई थी, ये आपदा हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से जो जाना जाता है। इसमें केमिकल लीक हो रहा था जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। और ये कब की बात है? 1984 की बात, ठीक 1984 में हुआ था एट द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। कहाँ पे हुआ था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक इंडस्ट्री थी, यहीं पे हुआ था, जिसको UCIL के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा प्लांट था? ये किस चीज़ की इंडस्ट्री थी? पेस्टिसाइड प्लांट की इंडस्ट्री। ठीक, पेस्टिसाइड प्लांट था ये, जहाँ पे पेस्टिसाइड वगैरह बनाए जाते हैं। तो पेस्टिसाइड क्या होता है? जो खेतों वगैरह में छिड़काव की जाती है, कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं उसके लिए, पेस्ट जो लग जाते हैं उसके लिए पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। तो ये पेस्टिसाइड की कंपनी, पेस्टिसाइड का प्लांट था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। और इसी में 2 और 3 दिसंबर की रात को एक केमिकल जो है लीक होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जिसको भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से जाना जाता है। भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया। भोपाल आपदा क्या है? भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को, 2 से 3 दिसंबर यानी कि 2 के बाद जो खत्म होता है और 3 जो आने वाला है उसी की रात को ही, ठीक 1984 में रात को भोपाल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, भारत में जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड है, जो कीटनाशक संयंत्र है, मतलब इस कंपनी में क्या बनाया जाता था? इस इंडस्ट्री में कीटनाशक बनाया जाता है। ठीक, और उसी कीटनाशक का कुछ केमिकल जो है लीक होता है। ठीक, उसमें से कुछ केमिकल, कुछ रसायन जो है लीक होते हैं, उसकी वजह से ये दुर्घटना होती है कि बहुत से लोग जो है, जो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले थे या आसपास के जो लोग थे, वो सफोकेशन से मर गए। ठीक, इसी को भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है या भोपाल आपदा के नाम से जाना जाता है। तो ईयर भी आपको याद रखना है, डेट भी याद।
अगर 2 दिसंबर देता है तब भी सही हो जाएगा, 3 दिसंबर देता है तब भी सही हो जाएगा, दोनों देता है तो दोनों हो जाएगा, क्योंकि उसी रात में हुआ। ठीक, 1984 में हुआ। वैसे दोनों एक साथ नहीं देगा, अगर देगा तो वो बोध करके देगा। ठीक, तो ये डेट आपको याद रखना है। और किस वजह से हुआ था, वो प्लांट किस चीज़ का था, हाँ, इंडस्ट्री का नाम क्या था, प्लांट का नाम क्या था, तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम था उसका। और ये कीटनाशक दवाइयाँ बनाते थे, एक पेस्टिसाइड वगैरह बनाते थे। ठीक, नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल मूवमेंट। इन्वायरमेंटल मूवमेंट क्या है, पर्यावरण आंदोलन क्या है। द इन्वायरमेंटल मूवमेंट फेवर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या करता है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को फेवर करता है, यानी कि जितने भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुए हैं वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को फेवर करने के लिए ही है। मतलब सारे मूवमेंट्स ये फोकस करते थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। पर्यावरणीय आंदोलन प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन का समर्थन करते हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि सतत, हाँ, जो है, क्या नाम है उसका, डेवलपमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, सतत विकास होना चाहिए। ठीक, तो जितने भी पर्यावरणीय आंदोलन हुए हैं ये इस पे फोकस करते हैं, ज़्यादातर ये सतत विकास पे ही फोकस करते हैं, और ये चाहते हैं कि जो भी संसाधन है उसका सतत प्रबंधन होना चाहिए। ठीक, इसी बेस पे सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुए हैं, सारे पर्यावरण आंदोलन हुए हैं। ठीक, अब ये देखते हैं वन बाय वन आंदोलन कौन कौन से हुए हैं। द मूवमेंट ऑफन स्ट्रेस द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट वाया चेंज इन पब्लिक पॉलिसी। तो जो भी पब्लिक पॉलिसीज बनती थी उनमें बदलाव के लिए मूवमेंट किया गया। अगर कोई ऐसी पॉलिसीज बन रही है जिससे इन्वायरमेंट का नुकसान होता है तो उस पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई गई, उस पॉलिसी के खिलाफ मूवमेंट हुआ था। ठीक, ताकि मतलब इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। आंदोलन अक्सर सार्वजनिक नीति में बदलाव के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर देते हैं। तो जो आंदोलन है वो अक्सर क्या करते हैं, जो सार्वजनिक नीति में बदलाव के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर देते हैं। तो जो भी नीतियाँ बनती थी सुरक्षा पर जोर देते हैं, मतलब जो भी नीतियाँ बनती थी अगर वो नीतियाँ जो है ऐसी हैं कि जिससे पर्यावरण का कुछ नुकसान हो रहा है, जैसे डैम वगैरह बनता है तो पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है। ठीक, कोई प्लांट वगैरह बन रहा है तो उससे उससे पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है। ठीक, उसके खिलाफ अगर ये उनको लगता था कि इससे पर्यावरण का कुछ नुकसान हो रहा है तो उस नीति में बदलाव लाने के लिए आंदोलन हुआ करते थे। मेनी मूवमेंट्स आर सेंटर्ड ऑन इकोलॉजी, हेल्थ एंड ह्यूमन कॉज। ज़्यादातर मूवमेंट का जो मेन एम था वो क्या था, इकोलॉजी से रिलेटेड था, हेल्थ से रिलेटेड था और ह्यूमन राइट से रिलेटेड। कई आंदोलन जो है वो पारिस्थितिकी से रिलेटेड थे, स्वास्थ्य से रिलेटेड थे, मानव अधिकारों पर केंद्रित। ठीक, तो ये सब मूवमेंट जो है इसी सब चीज़ों के रिलेटेड ही थे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स कौन कौन है। तो मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन कौन कौन से हैं। सम ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड 1700 टू 2000 आर द फॉलोइंग। 1700 से 2000 तक जितने भी मूवमेंट हुए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। 1700 से 2000 की अवधि के दौरान भारत में कुछ प्रमुख पर्यावरण आंदोलन हुए थे, वो निम्नलिखित हैं। और ये देखिए, ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जैसे चिपको मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एपिको मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बिश्नोई मूवमेंट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला आता है बिश्नोई मूवमेंट, बिश्नोई आंदोलन। ये 1700 में हुआ था, 1700 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट नहीं है लेकिन ईयर है, 1700 में हुआ था। अब 1701, 2, 3 कुछ भी हो सकता है इसमें, उसी टाइम पे हुआ था। ठीक, तो 1700 में हुआ था बिश्नोई आंदोलन। जगह क्या थी, तो सारे आंदोलन का मैंने ऐसे ही कर दिया है कि ईयर क्या था, प्लेस क्या थी, लीडर कौन कौन से थे और उसका एम क्या था। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए क्योंकि इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक,
इसका ईयर कितना है 1700 और इसकी प्लेस क्या है हेजारली, हेजारली मरवार रीजन राजस्थान स्टेट। ठीक, हेजारली मरवार रीजन राजस्थान में है। ठीक, कभी कभी कोड के लिए भी देता है, अलग अलग मोमेंट दे दिया, उसकी प्लेस की दे देता है। ठीक, वो मैच करना होता है। ठीक, और कभी जो है मोमेंट के साथ लीडर दे देता है, वो मैच करना होता है। तो इसीलिए मैंने पूरा इसमें फॉर्मेट भी बना दिया है कि प्लेस लीडर अलग अलग और उसका एम क्या था वो है। ठीक, तो खेजारली मरवार रीजन राजस्थान में बिश्नोई मूवमेंट हुआ था। खेजारली मरवार क्षेत्र राजस्थान राज्य में हुआ था ये। तो स्थान पता चल गया आपको बिश्नोई मूवमेंट का क्या था। लीडर कौन कौन से थे, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे वो क्या थे, अमृता देवी अलॉन्ग विद बिश्नोई विलेजर्स। बिश्नोई विलेजर्स जो थे, उस विलेज का नाम था बिश्नोई। बिश्नोई विलेजर जो थे और उसके साथ अमृता देवी उसकी मेन लीडर थी। इन खेजारली एंड सराउंडिंग विलेजेस, खेजारली और आसपास के जो विलेजेस थे सब उसमें शामिल थे। तो इसमें मेन लीडर अमृता देवी ही थी, ये मान लीजिए। ठीक, मेन लीडर इसमें कौन थी, अमृता देवी थी। नेता खेजारली और आसपास के गांव में बिश्नोई ग्रामीण के साथ अमृता देवी। ठीक, तो ग्रामीण भी शामिल थे, ग्रामीण के लोग भी शामिल थे उसमें। आसपास के गांव वाले भी, बिश्नोई गांव के भी लोग शामिल थे और आसपास के भी गांव के लोग भी शामिल थे। लेकिन इनकी जो नेता थी वो कौन थी, अमृता देवी। ठीक, इस आंदोलन का, इस मूवमेंट का एम क्या था, सेव सेक्रेड ट्रीज। तो कुछ सेक्रेड ट्रीज थी, पवित्र पेड़ थे, उनको बचाना था। बीइंग कट डाउन बाय द किंग सोल्जर फॉर अ न्यू पैलेस। एक नया पैलेस बन रहा था, एक नया महल बन रहा था, उसकी वजह से पेड़ों को काटा जा रहा था। जो किंग के सोल्जर्स थे, जो राजा के जो है आर्मी के लोग थे, राजा की जो सेना थी, उन्होंने एक नया पैलेस, एक नया महल बनाने के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था। तो उसमें कुछ सेक्रेड पेड़ थे, जो पवित्र पेड़ थे, जिनकी पूजा वगैरह की जाती थी। उन पेड़ों को बचाने के लिए बिश्नोई लोग उस पेड़ को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। उस पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट चलाया। उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का, बिश्नोई आंदोलन का, एक नए महल के लिए पवित्र पेड़ों को राजा के सैनिकों द्वारा काटे जाने से बचाना। तो जो राजा के सैनिक थे वो एक नया महल बनाना चाहते थे राजा के लिए, और इस वजह से वो उन पेड़ों को काट रहे थे। उन पेड़ों को, और वो पेड़ जो थे वो पवित्र थे, बिश्नोई विलेजर्स के लिए पवित्र माने जाते थे वो पेड़। इसीलिए उन पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया। हाँ, डिटेल है ये, बहुत शॉर्ट में मैंने कर दिया क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आपसे प्लेस पूछी जाती है, नेता का नाम पूछा जाता है, लीडर्स का नाम पूछा जाता है, या एम पूछा जाता है, यही तीन चीज़ पूछी जाती है। तो शॉर्ट में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पूरा डिटेल में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, अब व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, मतलब ये पूरा मूवमेंट किससे रिलेटेड था। अमृता देवी, अ फीमेल विलेजर, कुड नॉट बियर टू विटनेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ हर फेथ एंड द विलेज सेक्रेटरीज। क्योंकि उसका अपना फेथ था। ठीक, उनका फेथ उस पेड़ों से जुड़ा हुआ था और वो सेक्रेट पेड़ थे, पवित्र पेड़ थे। इन सब चीज़ों को कटने की वजह से वो मतलब बहुत परेशान थी। इसी वजह से इसको बचाने के लिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया। ठीक, अमृता देवी, ऑफ फीमेल विलेजर्स, कुड नॉट बियर टू विटनेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ हर फेथ। क्योंकि अगर पेड़ कटते हैं तो उनका फेथ का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनके फेथ के खिलाफ भी जा रहा है। मतलब उनकी जो भावना है उसको भी ठेस पहुंच रही है, और जो सेक्रेट पेड़ हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो भी काटे जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया। अमृता देवी, एक महिला ग्रामीण, अपनी आस्था और गांव के पवित्र वृक्षों दोनों के विनाश को सहन नहीं कर सकती और उन्होंने ये आंदोलन किया। ठीक, अपनी आस्था के लिए और गांव में जो पवित्र पेड़ थे उनको बचाने के लिए उन्होंने ये आंदोलन किया। सी हैव द ट्रीज एंड इनकरेज अदर टू डू सेम। अब इसमें क्या किया गया था, वो ट्री जो थी उनको हक करते हैं, वो लोग गले लगाते हैं उसको, और इस वजह से तकरीबन 363 बिश्नोई विलेजर्स को मार दिया गया। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे यही सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि कितने लोग मरे थे, कौन से नेता थे, कहाँ पे हुआ था, बस 363 बिश्नोई विलेजर्स मारे गए थे उसमें।
उन्होंने पेड़ों को गले लगाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया, और इस वजह से जो है इस आंदोलन में तकरीबन 363 बिश्नोई ग्रामीण मारे गए। ठीक। द बिश्नोई ट्रीज martyrs were influenced by the teaching of Guru Maharaj जम्बाजी, who founded the बिश्नोई faith। इन्होंने ही बिश्नोई फेथ बनाया था। बिश्नोई एक अलग फेथ है, जो गुरु महाराज जम्बाजी द्वारा बनाया गया था। ठीक। और जो भी मरे थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे? बिश्नोई के जो मार्टायर्स थे, जो शहीद लोग थे, वो इन्हीं से इन्फ्लुएंस थे। और ये फेथ जो है 1485 में बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिश्नोई जो फेथ है वो 1485 में बना था। किसने बनाया था? महाराज जम्बाजी ने बनाया। ठीक। और इन्हीं से ये लोग प्रभावित थे इस बिश्नोई आंदोलन को करने के। तो ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग बस उतना ही याद रखिएगा कितने लोग मरे हैं, कौन सी प्लेस में। ठीक। तो यहाँ तक हम लोग बिश्नोई मूवमेंट कर चुके हैं। वैसे बिश्नोई मूवमेंट आप बुक में देखेंगे तो बहुत बड़ा है, 3-4 पेज का है। ठीक। उसमें बहुत सारी डिटेल्स, एक एक डिटेल लिखी हुई है, उतना हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट आता है चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। ये 1973 में हुआ था। चिपको आंदोलन जो है वो 1973 में हुआ था। इसकी प्लेस क्या थी? इन चमोली डिस्ट्रिक्ट एंड लेटर एट टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। पहले ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था, उसके बाद ये टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही शुरू हुआ था, बाद में ये टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। और ये स्टेट कौन सा था? उत्तराखंड। स्थान था चमोली जिला, और बाद में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में हुआ। तो ईयर और स्थान हो गया। लीडर कौन कौन से थे? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चांदी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, धूम सिंह नेगी, शमशेर सिंह बिष्ट एंड घनश्याम गुप्त। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है लीडर से रिलेटेड, वो सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकियों से क्वेश्चन 1-2 बार पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन सुंदरलाल बहुगुणा से ही पूछा जाता है। नेता जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा है, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, धूम सिंह नेगी, शमशेर सिंह बिष्ट और घनश्याम रतोड़े, ये सारे नेता हैं। ज़्यादातर जो चिपको मूवमेंट से रिलेटेड नेता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एम क्या था इसका? द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोटेक्ट द ट्रीज ऑन द हिमालयन स्लोप फॉर द एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ फॉरेस्ट। एक्सेस कहते हैं कुल्हाड़ी। तो जो हिमालयन ट्रीज थे उनको बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया था, ये मूवमेंट किया गया था, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर थे, फॉरेस्ट के कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी कुल्हाड़ी से इन हिमालयन ट्रीज को बचाया जा सके। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जंगल के ठेकेदारों की कुल्हाड़ियों से हिमालय के ढलानों पर पेड़ों की रक्षा करना। तो हिमालय की जो ढलान पे जो पेड़ थे उसकी रक्षा करना था, जो जंगल के ठेकेदार थे उनकी कुल्हाड़ियों से, मतलब कटने से बचाना था। मेन एम ये। ठीक, तो यहाँ तक चिपको मूवमेंट हो गया, और बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन चिपको मूवमेंट से नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है सेव सैलिएंट वैली मूवमेंट। ठीक, तीसरा मूवमेंट है सेव सैलिएंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली आंदोलन बचाओ, ये 1978 में हुआ था। ईयर इसका है 1978। ठीक, चिपको क्या था? 1973, ये है 1978। साइलेंट वैली में हुआ, साइलेंट वैली में हुआ था। एंड एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। साइलेंट वैली क्या है? एक एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो हमेशा ग्रीन रहता है, इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, इंडिया। तो आपको केरला याद रखना है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट याद रखना है बस। ठीक, साइलेंट वैली भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक, उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक, उष्ण कटिबंधीय वन को बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया। ये कहाँ पे है? भारत के केरल में, केरल के पलक्कड़ जिले में। ठीक, बड़ा अजीब अजीब सब नाम है। लीडर कौन थे इसके? द केरला शास्त्रा साहित्य परिषद। ठीक, तो ये क्या है? पूरा एक ग्रुप, एक संगठन था इसमें, जिसका नाम था द केरला शास्त्रा साहित्य परिषद।
ठीक, जिसको KSSP के नाम से जाना जाता है, एक NGO था। एंड द पोएट एक्टिविस्ट थे, मतलब जो पोएट लोग थे वो, ठीक, जिनका नाम था सुगाटा कुमारी। ठीक, सुगाटा कुमारी, तो मेन लीडर जो थी इनकी वो सुगाटा कुमारी थी। प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द साइलेंट वैली प्रोटेस्ट। केरल छात्र साहित्य परिषद एक गैर सरकारी संगठन था, इसमें पार्ट लिया था। इन्हीं के द्वारा जो है ये आंदोलन चलाया गया था, और इसमें जो मेन नेता थी, मेन कार्यकर्ता जो थी वो सुगता कुमारी थी, जिन्होंने ही साइलेंट वैली को बचाने के लिए उसके विरोध में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एम क्या था इसका, साइलेंट वैली आंदोलन का? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली, द मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे जो साइलेंट वैली थी उसको बहुत नुकसान हो रहा था, उस फॉरेस्ट को बहुत नुकसान हो रहा था। उसी को बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया। साइलेंट वैली की रक्षा के लिए नम सदाबहार वन को जल विद्युत परियोजना द्वारा नष्ट होने से बचाना था। तो एक जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही थी वहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से जो साइलेंट वैली थी वहाँ के जो सदाबहार वन थे उनको बहुत नुकसान हो रहा था। उसी से बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया। ठीक, नेक्स्ट आंदोलन है जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था 1982, यानी कि साइलेंट वैली के बाद वर्ष 1982 में हुआ। प्लेस क्या थी इसकी, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार में था सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, बिहार का सिंहभूम जिला। ठीक, तो इसमें अगर कोई बिहार का है तो जानता होगा इस जिले के बारे में। स्थान क्या था, बिहार का सिंहभूम जिला। लीडर कौन थे, द ट्राइबल्स ऑफ सिंहभूम। तो उस जिले में जो भी ट्राइबल्स थे उन्होंने इस आंदोलन को चलाया। सिंहभूम के आदिवासी जो है इसके नेता थे, मतलब इस आंदोलन को उन्होंने ही चलाया। एम क्या था इसका, अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजन टू रिप्लेस द नेचुरल साल फॉरेस्ट विद टी। वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि जो वहाँ पे साल फॉरेस्ट है उसको काट कर टीक का फॉरेस्ट लगाया जाए। टीक फॉरेस्ट लगाया जाए साल को काट कर, उसके खिलाफ जो है इन्होंने ये आंदोलन चलाया। प्राकृतिक साल के जंगल को सागौन से बदलने के सरकार के फैसले के खिलाफ। तो सरकार ने फैसला लिया था कि सागौन के साल का जो जंगल है उसको काट कर वहाँ पे सागौन के पेड़ लगाए जाए, ठीक, सागौन का जंगल बनाया जाए। इसके खिलाफ जो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने आंदोलन चलाया था, उन्होंने मूवमेंट चलाया। नेक्स्ट आता है अपिको मूवमेंट। अपिको मूवमेंट करके हम लोग लीव करते हैं, उसके बाद बाकी बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और टाइम भी हो गया, 4 बजे क्लास है आपकी। अपिको मूवमेंट, अपिको आंदोलन क्या है, ये 1983 में हुआ था। ठीक, जंगल बचाओ 1982 में हुआ था, अपिको 1983 में। प्लेस क्या थी, उत्तरा कन्नड़ा एंड शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट और उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में हुआ था कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ और शिमोगा जिले में ये हुआ था अपिको आंदोलन। ठीक, लीडर कौन थे, अपिको ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लाई इन इट्स बीइंग नीदर ड्रिवन बाय अ पर्सनालिटी नॉर हैविंग बीन फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ये ना ही फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था, ना ही कोई एक आदमी इसका लीडर। ठीक, तो इसका कोई लीडर वैसा नहीं था। अपिको की सबसे बड़ी ताकत इसमें निहित है कि ये ना तो किसी व्यक्तिगत द्वारा संचालित था और ना ही औपचारिक रूप से संस्थागत, ना ही औपचारिक रूप से इसको ये संस्थागत था, ना ही कोई एक व्यक्ति इसको संचालित कर रहा था। ठीक, अपिको मूवमेंट में सबसे बड़ी ताकत ही यही, क्योंकि अगर एक आदमी करता है तो बहुत सारे मतभेद होते हैं। ठीक, और अगर इसको फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज भी किया जाता है तब भी बहुत सारे मतभेद होते हैं, इसीलिए इसकी ये ताकत। However, it does not have a facilitator. However, it does have a facilitator in पंडुरंग हेगड़े। पंडुरंग हेगड़े जो है वो एपिको मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने इसका संचालन नहीं किया।
तो अगर आपको लीडर पूछता है तो आप पंडुरंग हेगड़े का नाम ले सकते हैं। ही हेल्प लॉन्च द मूवमेंट इन 1983। इन्होंने ही मदद की थी इस मूवमेंट को लॉन्च करने में, ठीक, पंडुरंग हेगड़े ने। ठीक, अगर आपसे लीडर पूछता है एपिको मूवमेंट का तो पंडुरंग हेगड़े के नाम पे आप टिक कर सकते हैं। हालांकि पंडुरंग हेगड़े के रूप में इसके एक सूत्रधार है, ठीक, जो इसके सूत्रधार थे वो कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। ठीक, तो अगर आपसे नेता पूछता है तो पांडुरंग हेगड़े आप नाम ले सकते हैं इनका। अभी को समझाया ही कहाँ मुझे समझ में आया, अभी तो समझा रहा हूँ। अभी को मैंने ईयर बताया है, प्लेस बताई है, लीडर बता रहा हूँ बस। तो लीडर में सिर्फ एक है पांडुरंग हेगड़े, इन्होंने ही मदद किया था। 1983 में हुआ था। अभी हम लोग एम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। 1983 में हुआ था, ये याद रखिए, और एक नाम याद रखिए बस, पांडुरंग हेगड़े। एम क्या था अपिको मूवमेंट का? अगेंस्ट द फेलिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट थे उनको बेचा जाने लगा था। कमर्शियलाइजेशन मतलब उसको बेचा और खरीदा जाने लगा था। एंड द रूइन ऑफ एंशिएंट लाइवलीहुड, और जो वहाँ की एंशिएंट लाइवलीहुड थी उसको खत्म किया जा रहा था। इसके खिलाफ एपिको मूवमेंट हुआ था, ठीक, इसके खिलाफ एपिको मूवमेंट हुआ था, अगेंस्ट द फेलिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड रूइन ऑफ एंशिएंट लाइवलीहुड। और एंशिएंट लाइवलीहुड मतलब वहाँ पे जो ट्राइबल लोग रहते थे या जो जिनका भी काम जो है उस फॉरेस्ट से चल रहा था, उनका लाइवलीहुड उस फॉरेस्ट से चल रहा था, उन सबको बर्बाद किया जा रहा था। इस वजह से ये मूवमेंट चलाया। प्राकृतिक वनों की कटाई और व्यवसायीकरण और प्राचीन आजीविका की बर्बादी के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया। उद्देश्य इसका यही था कि जो वहाँ के प्राकृतिक वन थे उनको काटा जा रहा था और उसका उसका व्यवसाय किया जा रहा था, मतलब उसको बेचा और खरीदा जा रहा था। इसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया जा रहा था क्योंकि वहाँ के लोगों का ये प्राचीन आजीविका थी। इसी फॉरेस्ट से वो लोग, इसी वन से वो लोग अपनी आजीविका चला रहे थे। मतलब वहाँ के जो प्रोडक्ट थे उसको बेचकर वो अपनी आजीविका चला रहे थे, या उसके जरिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे वो अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो उसको बर्बाद किया जा रहा था, इसीलिए ये अपिको आंदोलन चलाया गया था। एक नेता थे इसके पेंडुरंग हेगड़े, ये आपको याद रखना, ठीक। बस इतना ही। नर्मदा बचाओ आंदोलन हम लोग कल करेंगे। 1983 तक हम लोग कर चुके हैं, कल 85 से स्टार्ट करेंगे, ठीक, 1985। और कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। 5 आंदोलन हम लोगों ने किया है अभी, 8 आंदोलन है टोटल, वो कल हम लोग करेंगे। आंदोलन तो बहुत है लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 8 ही हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सारी चीज समझ में आ रही है क्या? ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।